हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अनूप है और आपका इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग अरस्तु, जिसको अंग्रेजी में अरिस्टोटल कहा जाता है, उसके महत्वपूर्ण ग्रंथ जो रचनाएं हैं वर्क्स ऑफ अरिस्टोटल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो एग्जाम में सीयूटी पीजी या नेट जेआरएफ के एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि हु रोट, बुक का नाम दे देंगे, उसका जो भी बुक होगा, है ना, या फिर बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने का एक फॉर्मेट होता है, उसमें बुक्स के आधार पे क्वेश्चंस बनते हैं। तो हम लोग सबसे पहले कुछ उसके इंट्रोडक्शन जान लेते हैं और उसके बाद मैंने बुक नोट किया है ना। ऐसे तो बुक उसका बहुत सारा है, पर इसमें से जो इंपॉर्टेंट है और जो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड है उस बुक को तो हमें हमेशा ही ध्यान रखना है। तो बात करते हैं सबसे पहले यूनान की। तो आप सिटी स्टेट, यूनान, ये सारा चीज पहले पढ़े हैं। तो यूनानी सभ्यता, है ना, तो यूनानी सभ्यता, यूनान को ले लेते हैं। तो ये जो एक बहुत बड़ी सभ्यता थी, एक बहुत बड़ा देश था। अगर कंपेयर हम ऐसे करना चाहें कि जैसे भारत, अखंड भारत के बारे में सोचिए, बहुत बड़ा देश था और उसमें क्या हुआ, छोटे छोटे राज्य थे, है ना। उस समय वो आज के अनुसार राज्य नहीं थे, वो अपने आप में स्वायत्त थे और वो जैसे वो अपने आप को ही वो राज्य मानते थे, या महाजनपद कहा जाता था। जैसे वैशाली हो गया, आप मगध ले लीजिए, इस प्रकार से अलग अलग थे। इसी प्रकार से यूनान जो साम्राज्य था वो बहुत बड़ा था और उसमें अलग अलग, जैसे स्पार्टा, एथेंस, अलग अलग वहां पे स्वायत्त राज्य हुआ करते थे। सिटी स्टेट जिसको बोला जाता था, है ना, इसको आपको ध्यान रखना है। सिटी स्टेट छोटे छोटे। तो जो अरस्तु है वो है एथेंस का। और अगर हमने पिछले वीडियो में देखा था प्लेटो, तो प्लेटो भी एथेंस के ही हैं। तो प्लेटो को आपको और अरस्तु को ध्यान रखना है कि एथेंस का है, और अगर पूरे उधर उस पूरे एरिया की बात किया जाए तो यूनान का है ना। तो इसके बाद अगर हम लोग बात करें कि अरस्तु को कहा जाता है कि वो प्लेटो का शिष्य था, तो प्लेटो के शिष्य हो गए। दूसरी बात, जो हमने नाम सुना है सिकंदर महान, है ना, अलेक्जेंडर सिकंदर, जो विश्व विजेता के नाम से भी उसको जाना जाता है। हालांकि वो पूरा दुनिया जीता नहीं था, क्योंकि भारत जब आया था तो चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के नीति के वजह से वो पीछे वापस चला गया। तो उसको विश्व विजेता की जो सपना थी वो उसका अधूरा रह गया। तो विश्व विजेता नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे हाँ, विश्व को जीतने का एक ख्वाब रखा था। तो सिकंदर महान की एक गुरु हैं। अरस्तु जो है वो क्या है, सिकंदर महान के गुरु हैं और प्लेटो के शिष्य हैं। ये बात आपको समझ में आ गई। उसके बाद हम ये बात करेंगे कि इसको कुछ चीजों का ना, अलग अलग सब्जेक्ट का इसको फादर माना जाता है। तो अगर बात करें पॉलिटिकल साइंस का फादर, तो फादर ऑफ पॉलिटिकल साइंस अरस्तु को कहते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी, आपने जीव विज्ञान पढ़ा है, तो जीव विज्ञान का जनक इसको माना जाता है। और जूलॉजी, है ना, फादर ऑफ जूलॉजी, जंतु विज्ञान का भी जनक माना जाता है। तो तीन सब्जेक्ट अगर देखा जाए, आज ये तीनों स्वायत्त हैं, तो इन तीनों सब्जेक्ट का ये जनक है। अरस्तु को जो बायोलॉजी है उसमें उसने आवास के आधार पर जीवों का वर्गीकरण किया था सबसे पहली बार, तो इसलिए उसको बायोलॉजी का पिता कहा जाता है ना। और चूंकि वो जंतु का वर्गीकरण किया था, तो उसी को जब जंतु विज्ञान पढ़ते हैं तो इसलिए जंतु विज्ञान का फादर कह देते हैं। और अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस को पहले एथिक्स में पढ़ा जाता था, नीति शास्त्र, तो एथिक्स में पढ़ा जाता था। और इथिक्स से पॉलिटिकल साइंस को सेपरेट किया, अलग किया। सबसे पहले यह काम अरस्तु नहीं किया था, अरिस्टोटल नहीं किया था, तो इसलिए इसको कहा जाता है पॉलिटिकल साइंस का फादर। दूसरा पॉइंट हम इसमें भी रखेंगे कि एक आगमनात्मक और एक निगमनात्मक, इंडक्टिव और डिडक्टिव, है ना। तो इंडक्टिव मतलब आगमनात्मक, तो इसने इंडक्टिव मेथड का प्रयोग किया। अब यदि अगर ये मेथड नहीं पता है, जैसे जो अरस्तु है इसके स्टडी मेथड का है ना, टेलीलॉजी है, उसके बाद विश्लेषणात्मक भी है। तो इस तरह से अगर आप स्टडी का मेथड उसका क्या था, अगर आपको चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा, मैं उस पर सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो अब ये बात करते हैं कि इसको फादर क्यों बोलते हैं पॉलिटिकल साइंस का। तो पॉलिटिकल साइंस का फादर, अब दो पॉइंट में हम इसको ध्यान रखेंगे कि इसने सबसे पहले पॉलिटिकल साइंस को एथिक्स से अलग किया, सेपरेट किया। और दूसरा क्या रखेंगे कि इसने पॉलिटिकल साइंस में इंडक्टिव मेथड का यूज किया, आगमनात्मक विधि का प्रयोग किया। ठीक है। अगर बात करें अरस्तु की, तो ये कंपैरेटिव पॉलिटिक्स का भी फादर है ना, फादर ऑफ कंपैरेटिव पॉलिटिक्स। तुलनात्मक राजनीति का भी इसको पिता कहा जाता है। और ये इसलिए कहा जाता है क्योंकि
सबसे पहली बार इसने 158, सोचिए कितना है, 158 संविधानों का अध्ययन किया उस जमाने में, है ना। ईसा पूर्व की बात किया जाए 384 BCE, बिफोर क्राइस्ट एरा, अगर बिफोर कॉमन एरा की बात करें, बिफोर क्राइस्ट भी बोलेंगे तो 384 BC बोलेंगे, बिफोर क्राइस्ट। अब इसी को आजकल ऐसे लिखा जाता है बिफोर कॉमन एरा। तो उस जमाने में उसने 158 किताबों का अध्ययन किया, अलग अलग देशों के किताबों का अध्ययन किया, और 6 प्रकार के शासन प्रणाली का वर्णन किया है उसने अपने बुक पॉलिटिक्स में। आपको एकदम ध्यान रखना है, अरस्तु ने कितने प्रकार के शासन प्रणाली का वर्णन किया है, तो इसका आंसर होगा 6। अरस्तु ने कुल 6 प्रकार के शासन प्रणालियों का वर्णन किया है। उसमें कौन बेस्ट है, कौन किसको खराब माना है, उस सब भी उसमें है, वो इंपॉर्टेंट है। आगे अभी हम लोग आएंगे यहां जल्दी से, थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट देख लेते हैं कि अरस्तु ने पॉलिटिकल साइंस को कहा था सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस। इसको आपको ध्यान रखना है, सर्वोच्च विज्ञान, मास्टर साइंस। तो मास्टर साइंस, इसी को अगर दूसरे शब्दों में कहें तो परम विद्या या मास्टर आर्ट कहते हैं। और ये जो मैंने लिखा है लाइसियम, लाइसियम एकदम आपको ध्यान रखना है कि लाइसियम क्या है। तो अरस्तु ने अपना एक संस्था स्टार्ट किया था, उसमें प्रशिक्षण, यानी जो भी उससे जो भी कुछ पढ़ाता था या जो भी कुछ जानता था वो लोगों को ट्रेन करता था, लोगों को सिखाता था। आप ऐसे समझिए कि एक शिक्षण संस्था है। तो उसने लाइसियम नाम का शिक्षण संस्था स्टार्ट किया था। अगर हम प्लेटो की बात करें तो उसने द एकेडमी का स्टार्ट किया था, है ना, द एकेडमी, है ना, इसको अकादमी हिंदी में बोलते हैं। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि शिक्षण संस्था द एकेडमी या द अकादमी का स्थापना किसने किया था, तो प्लेटो। और लाइसियम, इसी को हिंदी में ल्यूकियोन, ल्यूकियोन भी बोलते हैं, और इंग्लिश में ऐसे शब्द लिखते हैं। तो लाइसियम का स्थापना किसने किया था, तो अरस्तु। ये दो चीजें आपको एकदम ध्यान रखना है, द अकादमी का स्थापना प्लेटो और लाइसियम की स्थापना अरस्तु, है ना। दो चीजें आपको यहां इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर हम बात करें पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड, तो अरस्तु तो कई सब्जेक्ट में काम किया है, जैसे अभी मैंने बताया कि बायोलॉजी में भी काम किया है कि नहीं। तो उसने किताब बहुत सारे लिखे हैं। तो सारे किताब हमको पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते नहीं याद करना है, हमें ये जरूर पता होना चाहिए कि उसने किस किस बुक में पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड चीजों का वर्णन किया है। पॉलिटिकल साइंस से जुड़ा चीज क्या है, कानून का वर्णन कहां किस बुक में किया हो, मतलब किस बुक में कानून जैसा चीजों का वर्णन हो, संविधान, है ना, राज्य की बात हो उसमें, या फिर और आप ले लीजिए राजनीति के बारे में बात किया हो। तो इस सब चीजों के अगर बारे में बात किया हो तो वो तीन किताब है। ये 3 किताब है, आपको एकदम ध्यान रखना है। ओपी गावा का जो पुस्तक है, ओपी गावा में इस 3 चीजों को बहुत महत्व दिया गया है, और उसने साफ साफ लिखा है कि अरस्तु ने द पॉलिटिक्स के अलावा निम्न 2 बुकों में राजनीति, है ना, उसके बाद कानून, न्याय, इससे जुड़े हुए बातों का वर्णन किया है। तो ये 3 किताब हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। एक तो हर किसी को लगभग याद ही रहता है, पॉलिटिक्स। आपने सुना ना कि थियोरी ऑफ अरिस्टोटल्स थियोरी ऑफ रिवॉल्यूशन, थियोरी ऑफ सेलेब्री, या फिर मान लें कि उसका जस्टिस थियोरी है ना, न्याय का सिद्धांत हो गया, दस्ता का सिद्धांत हो गया, क्रांति का सिद्धांत हो गया। अगर उसका आइडियल स्टेट की बात करें तो सब कुछ जो माने बहुत सारे चीजें जो हम लोग जानते हैं पॉलिटिकल साइंस में और आमतौर पे पढ़ते हैं, वो सब चीज का वर्णन उसने पॉलिटिक्स में किया है। और आपको जानकारी के मैं बताऊं, पॉलिटिक्स को 12 अध्याय में लिखा गया है, 12 अध्याय में। तो अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीजों का वर्णन किया है। जैसे अगर अध्याय 5 की बात करें तो उसने उसमें रिवॉल्यूशन की बात किया है, क्रांति के बारे में बात किया है। तो उसमें हम लोग अध्याय 5 में पढ़ते हैं अरिस्टोटल्स थियोरी ऑफ रिवॉल्यूशन, है ना। तो अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीजों का वर्णन किया है। अब आप कहेंगे कि अलग अलग अध्याय में अलग अलग चीजों का वर्णन किया, सब याद करना पड़ेगा क्या? आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे आपको याद करना पड़ेगा, और निश्चित ही आप पहले कुछ याद किए होंगे। हालांकि सीयूटी पीजी में अभी इतना डीप नहीं पूछेंगे, जब अभी हम लोग एमए, है ना, आपको मैं जानकारी बता दूं, मैं एमए बीएचयू एमए इन पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूं बीएचयू से। तो सीयूटी के एग्जाम देने के बाद जब हम लोग यहां आए तब फिर से प्लेटो और अरस्तु के बारे में पढ़ाया जा रहा है ना, और कोशिश किया जा रहा है कि इसके डायमेंशन को बहुत और समझा जाए। फिर भी अभी भी बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम हो रहा, खुद हमें भी हो रहा है, मतलब बहुत कुछ इसमें पढ़ना है। ये जो आप बुक देख रहे हैं ना, ये बहुत
छोटा बुक नहीं है, बहुत बड़ा बुक है जिसको 12 अध्याय में लिखा गया है और इसमें बहुत चीजों का वर्णन किया गया है। तो आगे देखते हैं। तो अभी याद करना है, सबसे इंपॉर्टेंट 3 बुक है। अरस्तु के महत्वपूर्ण रचनाएं क्या क्या है? पॉलिटिक्स, निकोमेसियन, एथिक्स, और उसके बाद इसको मैंने हिंदी में लिख दिया है रिटोरिक, द रिटोरिक, इसको पढ़ लेंगे। टॉपिक्स हो गया, ऑन द सॉल, केवल इतना भी दे देगा ना तब बुक का नाम हो गया, ऑन द सॉल एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन। द कैटेगरीज, पोइटिक्स है ना, पोइटिक्स क्या है? कविता वाला जो भाग से जुड़ा हुआ है, पोइटिक्स, और एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन और मेटाफिजिक्स। ये आपको ये जो आपको 9 किताबें मैंने लिखा है आपको ध्यान रखना है, लेकिन 3 तो हमेशा ही ध्यान रखना है। पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट होने के नाते ये तीनों आपको हर हाल में ध्यान रखना है। रिकॉल करते एक बार फिर से देखिएगा, अरस्तु यानी अरिस्टोटल्स के महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन कौन है? द पॉलिटिक्स, निकोमेसियन, एथिक्स, द रिटोरिक, टॉपिक्स, ऑन द सोल, इतना भी होगा तब बुक का नाम हो जाएगा, कहीं कहीं इतना ही लिखा हुआ है, एंड ऑन मेमोरी एंड रिकलेक्शन, द कैटेगरीज, पोइटिक्स, एथेनियन कॉन्स्टिट्यूशन, मेटाफिजिक्स। ये किताबें आपको हमेशा हर हाल में ध्यान रखनी है। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे का जो कड़ी है, जो भी थिंकर्स हैं उसके बुक्स के बारे में हम लोग और इसके महत्वपूर्ण रचनाएं के बारे में जानेंगे। अगर ये इस प्रकार का वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर ही प्रोत्साहित करने के लिए आप कमेंट करिए, और आपको जो भी क्वेश्चन है वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, यथासंभव मैं जल्दी से उसका रिप्लाई दे दूंगा। और आगे हम लोग इसी टाइप के वीडियो बनाएंगे, और उम्मीद करते हैं आप सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत अच्छा आप अंक प्राप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।